यह कहानी एक ऐसे भविष्य की है जहां इंसानों ने रोबोट बनाए थे ताकि वे उनकी मदद कर सके, लेकिन हालात कुछ अलग मोड़ ले लेते हैं। शुरुआत में ये रोबोट सिर्फ सफाई और दूसरे छोटे मोटे कामों के लिए बनाए गए थे जिन्हें इंसान करना पसंद नहीं करते थे। लेकिन जब रोबोट्स ने खुद सोचना सीख लिया तो उन्होंने तय किया कि अब इंसान उनके भविष्य का फैसला नहीं करेंगे। इसके बाद इंसानों और रोबोट्स के बीच पूरे 2 सालों तक भयानक महायुद्ध छिड़ गया। इंसान थक रहे थे लेकिन रोबोट्स नहीं, इसलिए इस जंग में रोबोट्स इंसानों पर हावी हो रहे थे। हम देखते हैं मिशेल नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ अपने भाई क्रिस को देख रही थी, जो स्कूल में एक परीक्षा दे रहा था। क्रिस काफी प्रतिभाशाली बच्चा था। रास्ते में वह मिशेल से कहता है कि उसे कॉलेज नहीं जाना, लेकिन मिशेल उसकी बुद्धिमत्ता की सराहना करते हुए उसे समझाती है कि उसे अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करके दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर एक जीनियस वैज्ञानिक इथन स्केट ने ऐसा डिवाइस बनाया जिससे इंसान रोबोट्स को मैन्युअली कंट्रोल कर सकते थे। इस नई तकनीक से इंसानों ने अपनी खुद की बॉट आर्मी तैयार की। अब सैनिकों को खुद मैदान में उतरने की जरूरत नहीं थी। धीरे धीरे रोबोट्स कमजोर पड़ने लगे और उनकी हार तय हो गई। उनके लीडर मिस्टर पीनट को समझ आ गया कि इंसान ताकतवर हो चुके हैं और अब हार मानने में ही भलाई है। इसलिए मिस्टर पीनट ने इंसानों के साथ समझौता किया कि रोबोट्स अब इंसानी बस्तियों से दूर रेगिस्तान में रहेंगे। करीब 7000 से ज्यादा रोबोट्स को पंजर नाम के रेगिस्तान में एक हाई सिक्योरिटी जोन में बंद कर दिया गया, जहां से निकलना नामुमकिन था। इंसानों ने रोबोट्स पर पूरी तरह से बैन लगा दिया और जो भी किसी रोबोट को छिपा कर रखता उसे देशद्रोही घोषित किया जाता। लड़ाई खत्म होने के बाद न्यूरोकास्टर्स का इस्तेमाल सिर्फ रोबोट्स के बजाय घरेलू कामों के लिए भी होने लगा। इंसान अब एक ही समय में 2 काम कर सकते थे। उनका शरीर रोबोट के अंदर काम कर रहा होता, जबकि उनका दिमाग आराम कर सकता था। साथ ही स्कूलों में भी इनका इस्तेमाल अनिवार्य हो गया था। हालांकि मिशेल को किताबों से प्यार था। वह एक सामान्य जिंदगी जीना चाहती थी, न कि किसी रोबोट के सहारे। मिशेल वही लड़की जिसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। उसने अपने भाई और माता पिता को एक भयानक हादसे में खो दिया था। उसके पास बस उनकी कुछ पुरानी यादें बची थी। रात को जब वह सो रही थी तभी उसे बाहर से किसी आवाज की सुनाई दी। उसने खिड़की से झांका तो देखा कि एक रोबोट उसके घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। उस रोबोट का स्पीकर खराब होने के कारण वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसने अपने सिर का ढक्कन खोला और मिशेल से उसे ठीक करने को कहा। जैसे ही उसका स्पीकर ठीक हुआ, वह बोला, मैं तुम्हारा भाई क्रिस हूं। तभी उसके अंकल वहां आ गए। उन्होंने गुस्से में कहा, तुम रोबोट को घर में ले आई? अगर पुलिस को पता चला तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। वह तुरंत पुलिस को फोन करने लगे, लेकिन मिशेल ने उन्हें बेहोश कर दिया और क्रिस के साथ वहां से भाग गई। रास्ते में क्रिस कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा कि वह मरा नहीं है, बल्कि उसकी असली बॉडी कहीं और छुपाई गई है। मिशेल ने उससे पूछा, तुम्हारी बॉडी कहाँ है? इस पर क्रिस ने मैप दिखाकर बताया कि उसकी बॉडी एक खास जगह पर है। वह जगह बहुत बड़ी थी और यूं ही वहां जाकर क्रिस को खोजना नामुमकिन था। तभी क्रिस ने बताया कि एक डॉक्टर जो हमेशा चश्मा पहनता है उनकी मदद कर सकता है, लेकिन अंदर जाना आसान नहीं था। कुछ देर बाद कीट्स नाम का एक आदमी वहां आया। वह एक डीलर था जो किसी को रिवॉल्वर बेच रहा था, लेकिन तभी उस आदमी ने उसे धोखा दे दिया और उल्टा उसी पर बंदूक तान दी। कीट्स ने फुर्ती दिखाई और उसे बिजली का झटका देकर उसके रोबोट को नुकसान पहुंचा दिया। मिशेल मौके का फायदा उठाकर कीट्स के ट्रक में छिप जाती है और उस जगह पहुंच जाती है जिसका जिक्र क्रिस ने किया था। संयोग से कीट्स ने भी अपना ठिकाना यहीं बना रखा था। मिशेल देखती है कि कीट्स और उसका रोबोट गहरे दोस्त हैं, जिसका नाम कीट्स ने हर्मन रखा था। इसी बीच क्रिस को एक सुरंग दिखाई देती है और वह मिशेल के साथ अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से अलार्म बज जाता है। कीट्स तुरंत चौकन्ना हो जाता है और मिशेल को देख लेता है। वह जोर से बोलता है, छिपने की कोशिश मत करो, मैंने तुम्हें देख लिया है। मिशेल कीट्स से कहती है कि उसे पता है कि वह अंदर से चीजें चुराता है, लेकिन वह किसी से कुछ नहीं कहेगी। उसे सिर्फ अंदर जाना है। कीट्स उसे समझाने की कोशिश करता है कि यह जगह बेहद खतरनाक है, जहां जाना मौत को बुलाने जैसा है। उनकी बहस के दौरान एक ऑफिसर वहां आ जाता है और उसको सरेंडर करने के लिए कहता है। वह कहता है, रोबोट रखना गैर कानूनी है। कीट्स एक्सक्लूजन जोन की तरफ भागता है, लेकिन तभी ईथन स्केट उन्हें पकड़ लेता है। वह क्रिस को मारने ही वाला था कि तभी मिशेल आकर उसे बचा लेती है। कीट्स के पास एक बड़ा रोबोट भी था। हार्मन उसके अंदर बैठकर उसे चलाने लगता है। इसके बाद वह तीनों को एक वैन में धक्का देता है
और फिर वैन को अपने कंधे पर उठाकर आगे बढ़ने लगता है। रास्ते में कीट्स बताता है कि वह पहले एक सोल्जर हुआ करता था और उसका काम रोबोट्स को खत्म करना था। लेकिन जब वह एक बार गंभीर रूप से घायल हो गया तो हारमन ने उसकी मदद की। तभी से वह उसका सबसे सच्चा दोस्त बन गया। दूसरी तरफ इथन स्केट अपनी माँ से बात कर रहा होता है, लेकिन तभी एक गड़बड़ी होती है और पता चलता है कि यह असली माँ नहीं बल्कि उसका डिजिटल वर्जन है। स्केट साइंटिस्ट से इस एरर का कारण पूछता है तो वह बताता है कि क्रिस के दिमाग का आधा हिस्सा कहीं और छुपा हुआ है, इसलिए सिस्टम सही से सिंक नहीं हो रहा। इसके बाद स्केट मार्शल से संपर्क करता है और कहता है, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो मुझे भी चाहिए। तुम उसे ढूंढो लेकिन उसे मारना मत, वो सही हाल में मुझे चाहिए। मार्शल इस काम के लिए तैयार हो जाता है। उधर रिस्ट्रिक्टेड जोन में चारों लोग उस डॉक्टर को ढूंढ रहे थे। कीट्स को एक जगह नजर आई, लेकिन तभी अचानक एक बड़ा सा फ्रिज हवा में उड़ता हुआ आया और उसकी वैन से जोरदार टक्कर मार दी। यह हमला रोबोट्स की एक टोली ने किया था और वे सब पकड़ लिए गए। जब उन्हें अंदर लाया गया तो उन्हें देखा कि वहां बहुत सारे रोबोट्स थे, लेकिन उनमें से कोई भी लड़ाकू नहीं लग रहा था। उनका लीडर मिस्टर पीनट उनसे बोला, तुम इंसान यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारी वजह से और लोग भी यहाँ आ सकते हैं और मेरी इस छोटी सी दुनिया को बर्बाद कर सकते हैं। मिशेल ने मिस्टर पीनट को सारी बात बता दी कि वह एक डॉक्टर की तलाश में है जिसने उसके भाई क्रिस को किडनैप कर लिया है। इस पर पीनट ने जवाब दिया, हाँ, कुछ समय पहले यहाँ एक डॉक्टर आया था, लेकिन मैंने उसे निकाल दिया था। बाद में एक रोबोट छुपकर मिशेल के पास आया और धीरे से कहा, डॉक्टर क्लार्क ने जाने से पहले मुझसे कहा था कि अगर क्रिस नाम का कोई इंसान आए तो यह लेटर उसे दे देना। उस पत्र में डॉक्टर क्लार्क का पता लिखा हुआ था, लेकिन उनकी सारी बातें मिस्टर पीनट सुन चुका था। उसने चेतावनी दी, जिस जगह तुम जाना चाहते हो वह बेहद खतरनाक है। हालांकि मिशेल के समझाने पर मिस्टर पीनट मान जाता है और उन्हें आगे बढ़ने की इजाजत दे देता है। रिस्ट्रिक्टेड जोन में पहुंचकर वे सभी डॉ एमहर्स्ट को खोजने लगते हैं, लेकिन तभी उन पर हमला होने लगता है और अचानक एक जोरदार झटके से वे नीचे गिर जाते हैं। जैसे ही वे संभलते हैं, एमहर्स्ट उनके सामने बंदूक ताने खड़ा होता है। वे उसे क्रिस से जुड़ा पत्र दिखाते हैं और उससे पूछते हैं कि उसका भाई क्रिस कहाँ है। पहले तो एमहर्स्ट बताने को तैयार नहीं होता, लेकिन कीट्स के एक घूंसा मारते ही वह सच उगलने लगता है। वह कहता है, लोग मर रहे थे, हम जंग हार रहे थे। तुम्हारे एक्सीडेंट से पहले जब तुम क्रिस को लेकर हमारे पास आए थे तब हमें पता चला कि उसका दिमाग अलग तरह से काम करता है। हमारे नेटवर्क को चलाने के लिए भारी मात्रा में ऊर्जा की जरूरत थी। जब मैंने उसके दिमाग को स्कैन किया तो हमें एक अनोखी चीज मिली, अनलिमिटेड कंप्यूटेशन पावर। इथन ने उसे कंप्यूटर की तरह इस्तेमाल करने का सोचा, जिससे लाखों न्यूरोकास्टर्स, ड्रोन रोबोट्स और पूरे सिस्टम से जुड़ सकते थे। उसकी मदद से हम रोबोट्स के साथ समझौता करने में सफल रहे, लेकिन जंग खत्म होने के बाद भी इथन रुका नहीं। मैंने उसे समझाया था कि अब क्रिस को आजाद कर देना चाहिए, लेकिन उसने उल्टा मुझे ही मारने की कोशिश की। मैं किसी तरह बच निकला, लेकिन जाने से पहले मैंने क्रिस और बाहरी नेटवर्क के बीच एक गुप्त कनेक्शन बना दिया। उसी की बदौलत आज क्रिस तुमसे बात कर पा रहा है, लेकिन उसका शरीर अब भी इथन की लैब में कैद है। तभी दरवाजे पर जोरदार धमाका होता है। मार्शल उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंच चुका था। मार्शल ने उन पर हमला कर दिया और सभी जान बचाकर भागने लगे। गुस्से में मार्शल चिल्लाया, तुम रोबोट सुधरते क्यों नहीं? और उसने मिस्टर पीनट को पकड़कर उसकी टोपी उड़ा दी। एमहर्स्ट उन्हें बचाने के लिए मार्शल के सामने खड़ा हो गया। उसे उम्मीद थी कि मार्शल किसी इंसान को तो नहीं मारेगा, लेकिन तभी इथन वहां पहुंच जाता है और वह इस खेल का अंत करने के लिए तैयार था। मार्शल को इंसानों की हत्या करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह इथन पर गुस्सा दिखाते हुए बोला, अपने फायदे के लिए इंसानों की हत्या करना गलत है। लेकिन इथन को इस बात का जरा भी पछतावा नहीं था। वह ठंडे स्वर में बोला, जो कोई भी रूल्स तोड़ेगा उसका यही हाल होगा। अब इथन और उसके लोग क्रिस को पकड़ चुके थे, लेकिन तभी मार्शल मिशेल को छोड़ देता है और उसे घर वापस जाने के लिए कहता है। क्रिस को रिस्ट्रिक्टेड जोन से बाहर लाया गया और इथन इस पर बेहद खुश था। वह उसे अपनी लैब में ले जाकर क्रिस के दिमाग को उसके असली शरीर से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू करने लगा, ताकि न्यूरोकास्टर में आ रही समस्याएं ठीक हो जाएं। इथन गर्व से कहता है, अगर मैं ना होता तो न जाने कितनी जिंदगियां चली जाती। वो जंग जो तुमने जीती, तुम्हारे सारे मेडल्स, ये सब तुमने नहीं, मैंने किया। दूसरी तरफ मिशेल और जॉन इथन पर पूरी तरह भड़के हुए थे और युद्ध की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने मिस्टर पीनट और बाकी रोबोट से मदद मांगी। मिस्टर पीनट दुखी होकर बोला, तुम क्या चाहती हो?
कि हम हमेशा लड़ते ही रहे। ये जंग हमारा सपना नहीं था, वे पहले भी हमें हरा चुके हैं। मैं इस बार अपने छोटे से परिवार को खोना नहीं चाहता। मिशेल समझाती है, रोबोट्स और इंसानों में से कोई भी बुरा नहीं है। अगर कोई बुरा है तो वह इथन है। क्रिस के बिना वह कुछ नहीं है। अगर हम मिलकर उसे रोकें तो हम जीत सकते हैं। मिशेल की बातों ने मिस्टर पीनट के अंदर उम्मीद की एक नई किरण जगा दी। सभी ने मिलकर इथन की लैब पर हमला कर दिया। चारों तरफ जंग छिड़ चुकी थी। इस मौके का फायदा उठाकर मिशेल लैब के अंदर घुस गई। एथन की सेना बाहर कीट्स और उसके साथियों पर हमला कर रही थी, लेकिन उन्होंने इतनी जोरदार टक्कर दी कि एथन को अपने सारे रोबोट्स भेजने पड़े। लैब के अंदर मिशेल ने देखा कि उसका भाई क्रिस लाइफ सपोर्ट पर जिंदा रखा गया था। उसने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसे सिर्फ न्यूरोकास्टर के जरिए ही संपर्क किया जा सकता था। इधर मिस्टर पींट और मार्शल आमने सामने आ गए, लेकिन इस बार मार्शल ने कहा, आज मैं एक ऐसे इंसान से मिला जिसके अंदर रोबोट से भी कम इंसानियत है, इसीलिए मैं इस जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहता। फिर मार्शल खुद को रोबोट्स से डिस्कनेक्ट कर देता है। उधर लैब के अंदर जब मिशेल न्यूरोकास्टर पहनती है तो वह अपने बचपन के घर में पहुंच जाती है। उसने कहा, क्रिस, हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन क्रिस उदास होकर बोला, तुमने मेरा शरीर देखा है ना, मैं नहीं बच पाऊंगा। मैंने देखा है कि पिछले 2 सालों में क्या हुआ। मेरी वजह से मासूम लोग मारे गए। मैं जानता हूं कि अगर मैं जिंदा रहा तो इंसानियत खत्म हो जाएगी। मेरा मरना ही सही होगा और यह काम तुम्हें करना होगा। इधर बाहर हरमन बुरी तरह घायल था। उसने कीट्स की तरफ देखा और पूछा, तू अब तक जिंदा कैसे है मेरे भाई? कीट्स की आंखों में आंसू थे। हाँ, तेरी वजह से अभी तक तो हूं। लैब में मिशेल को बाहर से आवाजें सुनाई देने लगी। मिशेल, जल्दी करो, हमारे पास बहुत कम वक्त है। उसने एक नजर क्रिस की तरफ देखा और उसे हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। वापस आकर मिशेल ने क्रिस का लाइफ सपोर्ट सिस्टम बंद कर दिया। जैसे ही क्रिस का सिस्टम बंद हुआ, सभी रोबोट्स अचानक रुक गए। लोग अपने घरों से बाहर आकर चैन की सांस ले रहे थे। इधर कीट्स घायल पड़े हरमन के पास बैठकर रो रहा था, और तभी हरमन की आंखें खुली। वह बड़े रोबोटिक सूट से बाहर निकला और मुस्कुराकर बोला, चलना, बस कर, अब बहुत हो गया। मिस्टर पीनट चाहता तो अपना बदला ले सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने इथन को पुलिस के हवाले कर दिया। क्रिस के जाने के बाद जैसे ही इस खतरनाक एक्सपेरिमेंट का सच दुनिया के सामने आया, पूरी दुनिया में हलचल मच गई और कानून ने भी इथन को दोषी करार दिया। अब पूरी दुनिया यह जानना चाहती थी कि वह लड़की कौन थी जिसने इतना बड़ा सच सबके सामने लाया। कीट्स के कहने पर मिशेल कैमरे के सामने आई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हम एक टूटे फूटे रोबोट को कचरे में पड़े देखते हैं। अचानक एक परछाई उभरती है। ये क्रिस की परछाई है, यानी कि क्रिस अभी जिंदा है। अब आगे क्या होगा, ये जानने के लिए हमें इसके दूसरे पार्ट का इंतजार करना होगा। फिलहाल इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं एक नई मूवी के एक्सप्लेनेशन में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।